करो, इसको ट्राई करो। mg फोर्स एट द सेंटर ऑफ मास एक्ट होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। और स्मूथ सरफेस है तो वहां पे फ्रिक्शन तो होगा नहीं, रफ सरफेस में फ्रिक्शन होगा। उसका डायरेक्शन आपको पता है, इट विल बी राइट साइड, दिस विल बी फ्रिक्शन। और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में, दैट मीन्स वी कैन से दैट नेट फोर्स along x axis will be zero and also net force along y axis will be zero। यहां से आपको पहला इक्वेशन आ सकता है। देन व्हाट विल वी डू, टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले लूंगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। n1 equal to mg, okay, f equals to n2 which is mg cot theta by 2। लेट्स सी, सर आप थोड़ा बड़ा लिखिए ना। क्यों दिख नहीं रहा है क्या? बताओ। दिख रहा है सर। अभी ठीक है सर। ठीक है, वो रॉड का डायग्राम देखो एक बार। डायग्राम में अगर आपको एक सारे फोर्सेस आ गए तो दिस इज योर mg, नॉर्मल n1 लिया यहाँ पे आया n2। इसके बाद फ्रिक्शन बस नीचे वाले सरफेस पे, ऊपर वाले सरफेस पे नहीं है। करेक्ट करेक्ट। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये वाले तो दो कर दोगे आप। ओके, डाउट्स करते हैं, करेक्ट करेक्ट करेंगे। डाउट भेजा आपने, किधर भेजा, व्हाट्सएप पे भेजा होगा आई गेस। सर फ्रिक्शन फोर्स मास इनटू कोएफिशिएंट होता है ना, न्यू। हाँ, फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू इनटू एन ना। हाँ हाँ हाँ, mg वाला। पहला इक्वेशन क्या बनेगा, इफ आई टू नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस विल बी जीरो, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा बताओ। n2 इज इक्वल टू न्यू n1। करेक्ट, n2 इज इक्वल्स टू fr फ्रिक्शन, एक्स एक्सिस में दो फोर्स है, और आपको पता है फ्रिक्शन कितना है, म्यू इनटू n1। उसका दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, n1 is equal to mg टू n1। n1 इज इक्वल्स टू mg। mg करेक्ट करेक्ट।
अभी क्या है ना, मेरे को म्यू भी पता नहीं है, n1 भी पता नहीं है और n2 भी पता नहीं है, मेरे को एंगल पता है थीटा। तो वी हैव थ्री अननोन्स। क्या क्या अननोन्स है मेरे पास? n1 कॉमा n2 कॉमा म्यू। सर बट आई गॉट N1 तो ओनली टू पता है इक्वेशन। mg। हाँ m पता है ना, mg पता है और थीटा भी पता है। तो तीसरा इक्वेशन में कहां से लिखता हूं बताओ? जो हमने सीखा है रोटेशनल में, ये तो हमको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से दो इक्वेशन तो मैं लिख लूंगा। ये इन दिस केस टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास लिखना है। ये सेंटर ऑफ मास है आपका यहाँ पे, जहां पे mg फोर्स एक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले बताओ n2 फोर्स कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? दैट विल बी द क्वेश्चन। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। करेक्ट। और कितना कितना फोर्स होगा वो? बताओ भाई। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट? करेक्ट। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? इफ दिस इज योर थीटा, ये भी कितना होगा? थीटा होगा, करेक्ट। और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है आपको फोर्स का, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होना चाहिए? सर बता- फोर्स जहाँ से शुरू होता है वहां का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है क्या? नहीं, ये डिस्टेंस तो आपका L/2 है, करेक्ट। हाँ। आप इसको दो मेथड से कर सकते हो, मैंने आपको बताया था। आइदर आप क्या कर लो, फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लो। n2 को अगर मैं इधर एक कंपोनेंट लेता हूं तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर वाला, एन n2 sin थीटा। करेक्ट, n2 sin थीटा। हाँ और एक n2 इधर आएगा अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड, n2 cos थीटा। n2 cos थीटा। तो कौन सा फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस करेगा भाई? n2 sin थीटा, क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। एग्जैक्टली, n2 cos थीटा क्या कर रहा है? उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास में से पास हो रहा है। देखो n2 cos थीटा, इधर फोर्स लग रहा है, ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ही नहीं। तो n2 का टॉर्क विल बी n2 sin थीटा इनटू व्हाट? डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब उसके लिए? L/2। L/2, L/2। करेक्ट। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज को आप पॉजिटिव लोगे। फिर मैं इधर आता हूँ, n1 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और उसका आप मेरे को बताओ। फिर यहाँ पे मेरे को माइनस करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है तो। एंटी क्लॉकवाइज का अगर मैं प्लस ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज विल बी माइनस। n1 cos थीटा। n1 n1 cos थीटा L/2। इंटू L/2। सही बोल रहा है क्या बताओ? हाँ सर। ओके। n1 cos थीटा इंटू L/2। अब फ्रिक्शन भी तो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा भाई। हाँ। तो फ्रिक्शन कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? कैसे घुमा रहा है ब्लॉक को, सेंटर ऑफ रॉड को सेंटर ऑफ मास के अबाउट? एंटी एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ? नेगेटिव। अरे मैंने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है ना, तो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। और फ्रिक्शन का टॉर्क विल बी फ्रिक्शन इनटू व्हाट? sin थीटा। sin थीटा, करेक्ट, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ। L/2। इज इट करेक्ट? बताओ। तो ये आपको कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेट टॉर्क विल बी, तो आपको तीसरा भी इक्वेशन आ गया, n2 sin थीटा इंटू L/2 प्लस, सॉरी, माइनस n1 cos थीटा इंटू L/2 प्लस फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे?
म्यू इंटू n1 साइन थीटा L/2। देखो L/2 कैंसिल हो रहा है भाई। व्हाट विल बी द इक्वेशन फाइनल, क्या आएगा आपको? n2 Uh, sin theta plus new n1 sin theta is equal to n1 cos theta. n2 साइन थीटा इक्वल्स टू, डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, n1 इंटू कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दिस विल बी योर थर्ड इक्वेशन। तो n2 और n1 में एक रिलेशन आ गया, तो यहां से दिस विल बी थर्ड रिलेशन। तो तीन इक्वेशन है और तीनों अभी कैलकुलेट हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये वाला इक्वेशन आपको पता चला कि नहीं? सॉल्व करना इज नॉट इंपॉर्टेंट, इक्वेशन कैसे आ रहा है, एक हाँ का सर। टॉर्क दूसरे का टॉर्क। अगर मैं इस मेथड से नहीं करता हूं, इफ आई यूज आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स, तो क्या होगा? यहाँ पे मैंने क्या किया, फोर्स के दो कंपोनेंट लिए और फिर टॉर्क निकाला है अबाउट सेंटर ऑफ मास। लेकिन अगर अब मैं फोर्स के कंपोनेंट नहीं निकालता हूं, सपोज लेट्स से सर, डायरेक्ट आंसर इफ यू बैलेंस टॉक अबाउट n1 n1। एग्जैक्टली मैं बता दो, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेना है कि नहीं लेना है। देखो ऐसा होता है, बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, मतलब वो हर पॉइंट के अबाउट उसका टॉर्क कितना है बताओ? 0. जीरो है। तो आइदर आप एंड पे भी ले सकते हो, n1 पे भी ले सकते हो और n2 पे भी ले सकते हो। तो आपके कंपोनेंट क्या आएंगे? कम आएंगे। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ। लेट्स से फिर से मैं एक बार रॉड लेता हूँ, ये रॉड है आपका, यहाँ पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है? mg लग रहा है, दिस इज योर n2, ये n1 है और इधर है फ्रिक्शन। ओके, अभी आपको पता है कि भाई टॉर्क का मेरा फॉर्मूला है r परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। नाउ व्हाट r परपेंडिकुलर इज? r perpendicular is a perpendicular distance from the point of application of force, okay, या फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अभी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये x एक्सिस है n2 के लिए। तो इस पॉइंट से जहां से आपको टॉर्क निकालना है, वहां से क्या करता हूं मैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, किस पे? वो लाइन ऑफ एक्शन पे, फोर्स के लाइन पे। तो ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? इफ दिस इज L/2 एंड दिस इज थीटा, L/2 sin theta. करेक्ट, L/2 साइन थीटा। और सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा? टॉर्क ड्यू टू n2 अबाउट सेंटर ऑफ मास विल बी फोर्स, सॉरी, r परपेंडिकुलर इज L/2 साइन थीटा इनटू फोर्स डायरेक्ट क्या है? n2। सेम ही आंसर आएगा। देखो यहाँ पे भी क्या आया था? n2 साइन थीटा इंटू L/2, और यहाँ पे आ रहा है L/2 साइन थीटा इंटू, करेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे को n1 का डिस्टेंस निकालना है परपेंडिकुलर, तो n1 का लाइन ड्रॉ करो भाई, लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो यहाँ पे। तो ये लेंथ कितना होगा बताओ? ये L/2 है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा? ग्रीन वाला लेंथ बताओ। L/2 cos theta. करेक्ट, L/2 cos थीटा। सही बोल रहे हो आप। देखो और एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आपने किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर दिया, सपोज लेट्स से ये पॉइंट लेता हूं मैं, पॉइंट 1, इसके अबाउट अगर मैं टॉर्क जीरो कर दूं, यहाँ पे n1 फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन Fr लग रहा है, mg नीचे लग रहा है और n2 इधर लग रहा है, तो यू विल गेट n2 डायरेक्टली। आपको इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी आप करो टॉर्क अबाउट पॉइंट 1 इक्वल्स टू 0, नेट टॉर्क। तो सबसे पहले बताओ n1 का टॉर्क कितना होगा इसी पॉइंट के अबाउट, 1 पॉइंट के अबाउट? n1 कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बताओ? 0। हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? सर किसके अबाउट लेना?
किसके अबाउट ले रहे हैं आप? 0.1 के अबाउट। एंडिंग। जीरो आएगा। करेक्ट, एंड के अबाउट ले रहे हैं। टॉर्क अबाउट एंड, करेक्ट, जीरो आएगा। N1 का आएगा जीरो। फ्रिक्शन का कितना आएगा बताओ, क्योंकि N1 के लिए आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज जीरो। फ्रिक्शन के लिए भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जीरो। बहुत सही। mg का क्लॉकवाइज आएगा क्या एंटी क्लॉकवाइज? mg का, और कितना आएगा? देखो mg को मैं ड्रॉ करूं क्या भाई, लाइन ऑफ एक्शन विच विल बी एक्स वाई एक्सिस, राइट। और जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, mg ये वाला। cos theta L/2। L/2 cos थीटा। ये आपका थीटा है, करेक्ट। दिस विल बी L/2 cos थीटा। तो mg इंटू क्या होगा, L/2। L/2 cos थीटा। अब मैंने mg का जो टॉर्क है क्लॉकवाइज इसको पॉजिटिव लिया है, तो बताओ n2 कैसा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज, बहुत सही। और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है n2, ये लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा n2 का? ये वाला डिस्टेंस, दिस इज योर थीटा, ये L L sin है। थीटा। बहुत सही, L sin थीटा। तो n2 के लिए आएगा आपका L sin। तो आपको पता है कोई भी पॉइंट ले लो उसके अबाउट टॉर्क क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस mg L/2 cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, n2 L sin थीटा। तो आपको डायरेक्ट n2 आ ही जाएगा। क्या आएगा n2 बताओ? mg cot थीटा बाई 2 आ रहा है क्या? हाँ सर। आ रहा है, और आना भी चाहिए। सर एक बार ये बताओ कि आप ये क्या बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अब देखो ये आपका एंड पॉइंट है, ओके। हाँ। एंड पॉइंट के अबाउट अगर मेरे को पता चल रहा है कि फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट विल रोटेट दिस पर्टिकुलर रॉड अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट दिस एंड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप n2 फोर्स इधर लगाते हो तो एक इधर रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे अपन देख के बता सकते हैं, करेक्ट। क्योंकि हाँ सर। अदरवाइज आपको करना क्या होता है, अगर मैं बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस बताऊं तो मैंने आपको बताया था टॉर्क क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ओके, इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। और आर वेक्टर क्या है आपका, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस। सपोज आई हैव ओनली वन फोर्स, लेट्स से n2 in negative x direction, then your r will be this, ये आपका r वेक्टर हो गया, और ये आपका फोर्स वेक्टर हो गया, n2 वेक्टर फोर्स, राइट। अभी मेरे को बताओ इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, ये आपका r है और इधर आपका है f, राइट। तो r क्रॉस f करोगे, ओके, तो आपका फोर्स किधर आएगा, सॉरी टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा? राइट हैंड थंब रूल लगाओ। टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आउट ऑफ द प्लेन। outside the plane. आउटसाइड द प्लेन, बहुत सही। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, तो जो आपका टॉर्क है वो जेड एक्सिस में आ रहा है। कौन सा जेड एक्सिस? पॉजिटिव जेड एक्सिस, ओके। उसके बाद mg का करते हैं हम, mg का करें। देखो जो नॉर्मल का टॉर्क है वो किधर आ रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस में। नाउ विल डू mg का टॉर्क। तो फोर्स आपका इधर है और दिस विल बी योर पोजीशन वेक्टर, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर केस अगर आप r क्रॉस f करोगे, दैट मीन्स दिस इज योर r, ओके। और f कहाँ पे, अब नीचे की डायरेक्शन में,
तो अब करो आप आर क्रॉस एफ, इस वाले केस में करो आर क्रॉस एफ, ऊपर तो से इनसाइड नीचे द प्लेन आ रहा है. इनसाइड द प्लेन आ रहा है, बहुत सही. टॉर्क यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, निगेटिव जेड एक्सिस. दैट मीन्स दिस विल बी योर पॉजिटिव टॉर्क एंड दिस विल बी योर निगेटिव टॉर्क. तो एक में से दूसरे को माइनस तो करेंगे यार, आप जिसको प्लस लेना है ले लो, जिसको निगेटिव करना है कर लो, इट डजंट मैटर. बट इतना करने से अच्छा है मैं सीधा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज देख सकता हूँ ना यार, ये थोड़ी करते बैठूंगा बैठ के. हमेशा राइट हैंड थंब रूल यूज कर रहा हूँ, पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम राइट. लॉट ऑफ तो नहीं लेकिन थोड़ा तो टाइम खाएगा ही. तो फिर क्या करते हैं हम ना देख के बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर मैं फिक्स करता हूँ, इस पॉइंट को फिक्स करता हूँ, तो mg जो है वो क्लॉकवाइज घुमाएगा मेरे रॉड को. आप खींच के देखो, रॉड को एक एंड पे पकड़ो और बीच में से खींचोगे तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. अगर इस पॉइंट को आप इधर पुश करते हो तो इट विल रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो फिर क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लेता हूँ. करेक्ट. हाँ पता सर, पता चला समझा. मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ. अभी होता क्या है ना, आपको 3D में क्वेश्चन पूछते हैं कभी कभी, यू नो द रिलेशन. ओके, लेट्स से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं. अरे आपके क्वेश्चन आए नहीं है मेरे को. अच्छा आया, एक सेकेंड, एक डाउट कर लेते हैं भाई बहुत जल्दी, फटाफट सब करेंगे. बताओ क्या है भाई इसका आंसर. किधर है, अच्छा ऊपर चला गया, सॉरी. क्वेश्चन सबको दिख रहा है, बताओ क्या होगा इसका आंसर. Thin wire of length L, okay, and uniform linear mass density rho is bent in the circular loop with the center O and radius R is shown in the figure. Moment of inertia of the loop about axis xx dash. देखो पहले आपके पास वायर था लेंथ L लेंथ का वायर था, जिसकी डेंसिटी कितनी थी, लीनियर मास डेंसिटी लो. तो मेरे को बताओ उसका मास कितना होगा सबसे पहले, कोई बता सकता है मास ऑफ दैट पर्टिकुलर वायर. बताओ भाई, इजी क्वेश्चन है. Rho into V. Rho into L, no, what they said, linear mass density, that means rho is equals to mass per unit length, correct. हाँ सर, करेक्ट. that means आपका मास आ गया density into length. okay, density into length आपका मास आया यहाँ पे. हाँ हाँ सही बोल रहे हो. अभी यहाँ पे इस पूरे लेंथ को मैंने क्या कर दिया, सर्कल बना दिया भाई. इस पूरे लेंथ को आपने क्या बना दिया, सर्कल. सर्कल मतलब क्या बन गया, वो रिंग बना. तो बताओ उसका सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा अभी, 2 पाई आर, अगर उसका रेडियस आर है तो. और ये किससे इक्वल होगा, L. L. बहुत सही. then you will get the radius of that particular ring which will be L upon 2 pi. L upon 2 pi उसका रेडियस आ गया, रो इंटू L उसका मास आ गया, राइट. अब आपको पता है अगर उसका मास m है और रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होता है, फिर हम इस एक्सिस में आएंगे. पहले तो इस एक्सिस के अबाउट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट क्या होता है, बताओ. passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring, what will be the moment of inertia of ring in this particular case. बहुत सही. ये आता है आपको z एक्सिस, अगर मैं लिखता हूं तो m r स्क्वायर, करेक्ट.
अभी आपका एक्सिस आप ऐसे स्प्लिट कर रहे हो, एक इधर और एक इधर, तो यहाँ पे हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे भाई? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। मतलब इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दोनों एक्सिस के अबाउट आपका बॉडी सिमेट्रिकल है, सेम दिख रहा है, दैट मीन्स इसको अगर मैं y लेता हूं, इसको अगर x लेता हूं, चलो तो ix प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू आई जेड लिख सकते हैं, और ix और आई वाई सेम है, मतलब 2iy इज इक्वल्स टू आई जेड, जो होगा आपका mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस विल बी mr स्क्वायर बाय, लेकिन हमारा y एक्सिस क्या है, थोड़ा सा टिल्टेड है ओवर हियर। तो अब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करोगे, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे निकालना है टेंजेंट के अबाउट, करेक्ट? तो बताओ भाई, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है आपका? mr square by 2 plus mr square mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर mr बोलता है, square बहुत सही बोलता है। तो कितना आएगा फाइनली? 3 mr square by 2 3/2 mr स्क्वायर। बट आप यहाँ पे रुकोगे नहीं, आपको m का वैल्यू डालना है। यहाँ पे m का वैल्यू कितना है? रो इंटू एल। तो 3/2 m का वैल्यू यहाँ पे डाला, रो इंटू एल, और r क्या है? एल अपॉन 2 पाई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो फाइनल आंसर विल बी 3 रो एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर। इज इट करेक्ट? डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन विल बी द आंसर। डी आंसर है क्या इसका, बताओ भाई? अच्छा है, ओके ओके, इज द करेक्ट। तो सबसे पहले आपको मास निकालना पड़ा यूजिंग द लीनियर मास डेंसिटी, देन आपको रेडियस निकालना पड़ा लेंथ से, लेंथ पता था मतलब सर्कमफरेंस पता था, फिर आपको एक्सिस देखना पड़ा। इट्स उतना इजी नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन, करेक्ट। हाँ, ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये और एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ट्रिकी लिखा है क्या वहां पे? क्या आप ये एक स्टेप में बता सकते हो? देखो, ये अगर 4 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा भाई? 5 होगा, राइट? तो उसने बोला है ए बी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं निकालता हूं इस एक्सिस के अबाउट, तो दिस विल बी योर I1। अगर आप बी सी के अबाउट निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो दिस विल बी योर I2। अगर ए सी के अबाउट निकालते हो तो क्या होगा बोला? I3। तो किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, कौन से एक्सिस के अबाउट? तो यहाँ पे आप कुछ लॉजिक लगा सकते हो क्या? अगर मेरे को कैलकुलेट नहीं भी करना है, कैलकुलेट करना है तो ही बता देता हूँ, हाउ कैन वी कैलकुलेट, लेकिन अभी मेरे को नहीं करना है कैलकुलेट, आलसी हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? बताओ। ए बी मतलब जो एक्सिस ए बी में से पास हो रहा है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसके अबाउट I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पूरे बॉडी का। या सबसे ज्यादा होगा I2, करेक्ट करेक्ट, I2 सबसे बड़ा होगा यहाँ पे। बहुत सही, कैसे किया बताओ? I2 इज ग्रेटर देन I1, और I3 और I1 में कौन बड़ा होगा फिर वो देखना पड़ेगा। राइट, रेडी, परपेंडिकुलर कितना आएगा बाय द वे? लेस देन 3 आएगा। मेरे को कैलकुलेट नहीं करना है, बस बताना है कि लेस देन 3 है, तो फिर ईयर I3 इज लेस देन I1। तो बेसिकली यहाँ पे बी ऑप्शन होगा ना चाहिए, करेक्ट? बी दिया है क्या बताओ?
v दिया है क्या बताओ? हाँ दिया ही होगा, इट्स सिंपल। देखो सबसे पहले मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताता हूँ, इजीएस्ट। पता नहीं आपको पता है कि नहीं, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी ट्रायंगल अबाउट इट्स बेस, बेस के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं, अगर आपके पास हाइट h है तो इट विल बी आई नॉट आपका होता है m h स्क्वायर अपॉन 12। ओके हाँ हाँ हाँ। तो अभी अगर एक्सिस ही ये हो गया आपका, तो फिर क्या होगा, ये हाइट हो जाएगा विच इज b। तो अगर इस एक्सिस के अबाउट निकालोगे तो क्या होगा, m b स्क्वायर और 12। फिर अगर आप तीसरा एक्सिस लेते हो तो हाइट क्या हो जाएगा बताओ, अगर ये एक्सिस है तो आपका हाइट क्या होगा, ये वाला हाइट होगा विच इज लेस देन 3। करेक्ट। तो इस एक्सिस के अबाउट होगा, सपोज इसको लेता हूं मैं p, तो m p स्क्वायर अबाउट। तो सबसे बड़ा कौन सा है, h सबसे बड़ा है, h सबसे बड़ा है मतलब कौन सा एक्सिस है, I2। तो आएगा क्या आपका, I2 इज ग्रेटर देन I1 इज ग्रेटर देन I3, क्योंकि ये जो p है ना, p हमेशा b से कम ही होगा, 3 से कम होगा p। करेक्ट करेक्ट। सर यहाँ पर आपने पूरा मास क्या बोलते हैं एक्सिस के अपोजिट वर्टेक्स पे मान लिया क्या? हाँ मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन उसने बोला है ना कि एंड में से पास हो रहा है, साइड में से पास हो रहा है, उसने खुद बोला है। देखो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन ए बी में से पास हो रहा है, विच इज दिस केस, ओके, ए बी में से जब पास हो रहा है तब आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। दैट मीन्स योर बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस साइड, ओके। ये पूरा ट्रायंगुलर प्लेट जो है वो इस साइड के अबाउट रोटेट हो रहा है। अगर आप ये वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हो तो इसके अबाउट रोटेट हो रहा है, अगर ये वाला लेते हो तो इसके अबाउट रोटेट हो रहा है। नहीं सर वो नहीं बोल रहा था, मतलब पूरे मास को उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स पे मान लिया क्या आपने? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसे मान के थोड़ी चलता है। ओके सर। यहाँ पे इधर आप मतलब इसका डेरिवेशन है, ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या आप कर सकते हो? चलो मेरे को पता नहीं है ये mh स्क्वायर बाय 12 होता है कि नहीं पता नहीं, बट यहाँ पे ओनली h पे डिपेंड करता है, हाइट पे। इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द बेस, ये मेरे को कंफर्म पता है। क्या आप प्रूव कर सकते हो क्या? चलो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है इफ योर हाइट इज h अबाउट द बेस, ओके, ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ मास m। ठीक है, एक आइडिया बताओ कैसे करेंगे इस एक्सिस के अबाउट, अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो कैसे करोगे आप? आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बट हाउ, व्हाट विल बी द स्मॉल पार्ट, कैसे कैसे? रॉड, बहुत सही, छोटा रॉड पार्ट। का स्मॉल पार्ट, क्या बात है। अब आप ना यहाँ पे कुछ बी ले लो, बी में आंसर आएगा नहीं लेकिन बी ले लो अभी के लिए, ओके। तो अभी रॉड का लेंथ आ जाएगा आपको यूजिंग विच, वाई डिस्टेंस पे अगर आपने dy थिकनेस का रॉड बनाया तो रॉड का लेंथ आ जाएगा, कितना आएगा बताओ? So we'll create imaginary triangle making it square of, आप स्क्वायर में से ट्रायंगल माइनस कर रहे हो क्या चैतन्य, बताओ? आपने ये बोला कि एक स्क्वायर लेंगे फिर उसमें से ट्रायंगल माइनस करेंगे। नो नो वी कांट डू दैट ना, क्योंकि उसके लिए भी आपको ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट। हाँ भाई यहाँ पे क्या होगा,
क्या बता रहा था मैं, भूल गया फिर से। बताओ। लेंथ ऑफ रॉड पूछ रहे थे आप। करेक्ट करेक्ट। लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड क्या होगा? ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ क्या मैं? दिस विल बी व्हाट? ये h माइनस वाई। ओके, तो h माइनस वाई, और मेरे को जो लेंथ कैलकुलेट करनी है उसको लिख लेते हैं l, लेंथ ऑफ दैट आर्बिटरी रॉड, इज इक्वल्स टू क्या होगा? h बाई बी। तो आपको लेंथ ऑफ रॉड भी आ जाएगा b अपॉन h इंटू h माइनस वाई। तो उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो भाई इस एक्सिस के अबाउट, फिर इंटीग्रेट कर लो तो यू विल गेट द आंसर, राइट? हाँ, जैसे हमने स्क्वायर का किया था ना चैतन्य, वैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे, बट प्रूफ तो करना पड़ेगा आपको, निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग। अभी स्क्वायर में क्या हो रहा था? स्क्वायर में लेंथ चेंज हो रहा था क्या उसका, छोटे पार्ट का, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं लू, दैट मीन्स ये लेंथ चेंज हो रहा था क्या स्क्वायर का? नहीं। मतलब जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना, मैंने बोला था रॉड को अगर आप नीचे खींचते हो, सपोज आपका ये एक्सिस है, अगर रॉड को नीचे खींचते हो तो क्या बनेगा? वो स्क्वायर प्लेट बनेगा। तो इस एक्सिस के अबाउट जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है यार, कुछ भी बॉडी बन सकता है। जैसे आपका खुद का बॉडी है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा आपको हर एक्सिस के अबाउट, राइट? लेट्स से हम हमारे टॉपिक पे आते हैं थोड़ा, अदरवाइज ये हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप मेरे को बताओ, टॉपलिंग क्या होता है? पहली बात तो अभी नया कॉन्सेप्ट देखेंगे आज हम, व्हाट इज टॉपलिंग? लेट्स से टॉपलिंग बताओगे क्या होता है? किसी को पता होगा तो बताओ। ओवर बैलेंस, ओके करेक्ट, ओवर बैलेंस हो जाएगा तो टॉपल हो जाएगा, बोलते हैं। और क्या हो सकता है? देखो, मैं ना आपको एक डायग्राम बता दूं। मेरे पास ये रॉड है, रॉड नहीं, ब्लॉक है, उसको मैंने रखा है रफ सरफेस पे, रफ सरफेस, और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं अपर मोस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं इन राइट हैंड एफ। तो क्या ये ब्लॉक इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा या नहीं होगा? दैट इज द क्वेश्चन। तो अगर रोटेट होता है तो इट विल बी लाइक, ऐसे कुछ होगा, करेक्ट? कैसे रोटेट हुआ? वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ, आपने एफ फोर्स लगाया तो क्लॉकवाइज रोटेट हो गया वो, राइट? तो द थिंग इज, अब कब रोटेट होगा और कब नहीं होगा ये मेरे को देखना है, करेक्ट? देख सकते हैं क्या हम ऐसे? बेसिकली अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो रोटेट हो रहा है, मतलब क्या टॉपल हो रहा है कि नहीं? जैसे उस दिन मैंने क्यूब का एग्जांपल बताया था, क्यूब के सरफेस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ, वो जो रूबिक्स क्यूब था, तो उस सरफेस पे अगर मैं फोर्स लगाता हूँ तो क्या वो क्यूब टॉपल होगा क्या? और वो किस पे डिपेंड करेगा टॉपलिंग, बताओ? फ्रिक्शन फोर्स पे डिपेंड करेगा। बहुत से फ्रिक्शन पे। लेट्स से वी हैव म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस ब्लॉक का मास है mg जो कि यहाँ पे एक्ट हो रहा है mg, और किस पे डिपेंड करेगा बताओ?
सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा, करेक्ट। लेट्स से यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही है, मतलब क्यूब है ये, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ है सपोज d, और हाइट है h, ओके। तो अब मेरे को बताओ किस पॉइंट के अबाउट ब्लॉक रोटेट होना चाहता है, क्या चाहता है ब्लॉक, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होना चाहता है, किस एक्सिस के अबाउट रोटेट होना चाहता है। ब्लॉक wants to rotate about which point, x एक्सिस बोल रहे हो, z एक्सिस, z एक्सिस इज करेक्ट, बट वो सर z जिस एक्सिस, हाँ जिस पॉइंट से वो फोर्स लगा है उस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे जो ग्राउंड पे टच हो रहा है। एग्जैक्टली जो ग्राउंड पे टच हो रहा है, एक्स वाई प्लेन में, करेक्ट, एक्स वाई प्लेन में रोटेट होगा तो जेड एक्सिस होगा, ये भी आपने सही बोला। लेकिन जेड एक्सिस के साथ वो कौन से पॉइंट में पास होना चाहिए, वन, जो पॉइंट अर्थ से या फिर सरफेस से कनेक्टेड है। देखो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, उसके बाद क्या होगा उसका, तो जो पॉइंट कंटिन्यूअसली सरफेस के साथ कनेक्टेड है उस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा, पॉइंट वन। ब्लॉक का टेंडेंसी है, ब्लॉक कैन रोटेट अबाउट जेड एक्सिस, क्या मैं इसको जेड एक्सिस बोल सकता हूँ, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस जेड एक्सिस, बट अबाउट जेड एक्सिस एंड पासिंग थ्रू विच पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट वन। सबसे पहले मेरे को बताओ कि ये समझा कि नहीं, कि भाई जेड एक्सिस के अबाउट और वन पॉइंट में से जो एक्सिस है उसके अबाउट रॉड क्या होगा, रोटेट हो रहा है, दिस विल बी योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, बहुत से। तो अब मेरे को बताओ वो रोटेट कब होगा, कब होगा वो रोटेट, क्या लगता है आपको। फ्रिक्शन फोर्स, ओके, फ्रिक्शन फोर्स किधर है, नॉर्मल किधर है, सब बताओ मेरे को। फ्रिक्शन किधर आएगा भाई, पीछे की तरफ, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स, ओके। नॉर्मल किधर आएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल कहां पे आएगा अब, ऊपर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। विच फोर्स, नहीं अभी मैंने लिया है, अभी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिया है, वो कुछ भी हो सकता है, करेक्ट, सही बोल रहे हो आप, राइट राइट। हाँ मैं बीच में रुका, आप क्या बोल रहे थे बताओ प्रथमेश। परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल होगा। परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल होगा, लेकिन पर अब नॉर्मल कहाँ पे एक्ट होना चाहता है, दैट्स द क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट पे, वो जो वन करके लिखा है वहां पे, क्यों वहां पे क्यों, क्योंकि वो ग्राउंड से टच है। एग्जैक्टली exactly, ये आपने क्या ही चीज बता दी मेरे को, तो खुश हो गया मैं। देखो जनरली आपका नॉर्मल जो है वो सेंटर पे एक्ट करता है, जैसे एमजे एक्ट कर रहा है तो सरफेस यहाँ पे नॉर्मल लगाता है, क्योंकि पूरा बॉडी रेस्ट में विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। नाउ दिस पर्टिकुलर बॉडी हैज टेंडेंसी टू रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट कांटेक्ट में होगा, ओनली पॉइंट वन। तो आपका नॉर्मल फोर्स ना यहाँ पे एक्ट होता है, यहाँ पे, दिस विल बी योर नॉर्मल, समझ रहे हो कि नहीं आप बताओ। दिस विल बी योर एफ, this will be your mg and this will be your friction। नॉर्मल किसको समझा, इन जनरल केस सपोज मैंने बॉडी को ऐसे ही रखा है, इस पे कोई फोर्स नहीं लगा, तो इधर mg फोर्स लगता है और नॉर्मल सरफेस लगाता है यहाँ से, ये होगा नॉर्मल, तो सेंटर से एक्ट होता है नॉर्मल। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एंड पे लग रहा है, वाई एंड पे क्यों लग रहा है बताओ, क्योंकि बॉडी wants to rotate about this particular point, तो अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट रोटेट होता है तो ओनली वही पॉइंट क्या होगा, कांटेक्ट में होगा, तो जो पॉइंट कांटेक्ट में होगा उसी पॉइंट पे तो सरफेस फोर्स लगाएगा ना। तो ये सारे फोर्सेस पता चले आपको, ये हाइट है आपका h, ये आपका है b,
तो mg जो है वो कितने डिस्टेंस पे होगा बताओ, b/2 पे, क्योंकि वो तो सेंटर ऑफ मास ही है, करेक्ट। अब क्या मेरे को आप बता सकते हो टॉर्क अबाउट पॉइंट 1 कितना होगा? व्हाट विल बी द टॉर्क अबाउट पॉइंट 1? नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट 1 कितना होगा? बताओ। एक एक फोर्स पे आते हैं बहुत से। तो फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है एक्स एक्सिस को जो पैरेलल है वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बताओ? इट विल प्रोड्यूस F into H. F इंटू एच। बहुत सही। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise. तो लेट्स से क्लॉकवाइज को हम ना क्या लेते हैं? पॉजिटिव Positive. लेते पॉजिटिव। हैं। ओके। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है बताओ? अबाउट पॉइंट 1, इस पॉइंट के अबाउट। Zero. बहुत सही, जीरो। नॉर्मल वो पॉइंट पे से पास कर रहा है ना, तो उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ है ही नहीं, नॉर्मल का हो जाएगा जीरो। उसके बाद बताओ फ्रिक्शन कितना प्रोड्यूस कर रहा है टॉर्क? बी। फ्रिक्शन फ्रिक्शन Friction be zero. फ्रिक्शन भी जीरो। बहुत जीरो सही, जीरो उसी पॉइंट से पास कर रहा है। उसी पॉइंट से पास कर रहा है। उसके बाद mg कितना प्रोड्यूस करेगा और कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा? अबाउट पॉइंट 1 mg, ये आपका 1 पॉइंट इधर है, mg फोर्स लग रहा है यहाँ पे इधर, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? y एक्सिस, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस? b बाय So mg b by 2. which डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. बहुत सही। दैट मीन्स इट शुड बी नेगेटिव, माइनस mg इंटू b/2। तब मेरे को बताओ कि भाई टॉपल कब होगा? दिस इज योर नेट टॉर्क। अगर आपका नेट टॉर्क जीरो होता है तो क्या टॉपल होगा? नहीं होगा. नहीं होगा। इफ, फिर हम आएंगे भाई 1 पॉइंट के अबाउट, अगर आपका नेट टॉर्क ही जीरो है तो क्या फायदा हुआ आपको? कुछ फायदा ही नहीं हुआ। दैट मीन्स बॉडी विल नॉट टॉपल। टॉपल नहीं किया बॉडी ने अभी। इसके बाद क्या बोल सकते हैं हम? इफ योर टॉर्क इज पॉजिटिव, मतलब FH का टॉर्क mg/2 से ज्यादा है, दैट मीन्स F इंटू एच इज ग्रेटर देन mg इंटू b/2। व्हाट दैट मीन्स? Body topple होगा. बॉडी टॉपल होगा, लेकिन कैसा टॉपल होगा? कौन सा टॉर्क ज्यादा है? क्लॉकवाइज वाला, एज विद आगे रिस्पेक्ट की टू तरफ. क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्या होगा? बॉडी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सेंस में बॉडी विल टॉपल। देखो भाई क्लॉकवाइज सेंस में बॉडी टॉपल हो गया अभी, करेक्ट। बहुत सही। हाँ हाँ हाँ, राइट। इसके बाद अब मेरे को बताओ, अगर टॉर्क आपका निगेटिव हो गया, दैट मीन्स, और एक केस आता है, इफ योर F इंटू एच इज लेस देन mg/2, तब क्या होगा? mg इंटू b/2। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, बॉडी टॉपल होगा कि नहीं भाई इस केस में? एट द पॉइंट ऑफ टॉपल, सेंटर ऑफ मास विल बी एट द टॉप ऑफ द पॉइंट। नहीं होगा। बट वो टॉपल होने के बाद होगा ना चैतन्य, राइट। देखो अगर बॉडी हल्का सा भी उस पॉइंट पे आता है, देखो नॉर्मल जैसे ऐसा वाला केस है, जस्ट थोड़ा सा बॉडी ऊपर उठा है,
तो नॉर्मल तो यहाँ पे एक्ट करेगा क्योंकि यही ग्राउंड के कांटेक्ट में है, लेकिन आपका mg तो सेंटर ऑफ मास पे ही है। वो कब होगा जब पूरा का पूरा ऐसा डायगोनली हो जाएगा, डायगोनली, तब आपका सेंटर ऑफ मास सेंटर में आएगा। समझ रहे हो आप चैतन्य? आपका क्वेश्चन एकदम वैलिड है कि भाई सेंटर ऑफ मास भी तो उस पॉइंट के पास होगा, मतलब mg फोर्स जो है उसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट पे 0 होगा, लेकिन वो बहुत बाद वाला केस है। मेरे को अभी बस देखना है कि बॉडी टॉपल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, करेक्ट? इनिशियल केस में, जस्ट इनिशियल केस में देखो ना आप, मैंने जो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया उसमें मैंने बॉडी को हल्का सा भी टॉपल नहीं किया है। देखो, बस ऐसे बोला है कि बॉडी इस पॉइंट के अबाउट टॉपल होगा तो नॉर्मल शिफ्ट हो गया राइट साइड, करेक्ट करेक्ट। इस केस के लिए देख रहा हूं मैं, नॉट लाइक कि पूरा ऊपर आ गया तो क्या हो जाएगा, करेक्ट? इस केस में क्या होगा भाई बताओ, बॉडी टॉपल होगा क्या? अगर होगा तो किधर होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? भाई अब तो बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टॉपल होना चाहिए था, ये अपना बॉडी है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम ही नहीं सकता यार, विल नॉट टॉपल। क्योंकि हाँ, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि mg जो है वो नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे सरफेस के डायरेक्शन में, तो वैसे हो ही नहीं सकता। उस पॉइंट के अबाउट घूमने का स्कोप ही नहीं है, नीचे ग्राउंड है। एग्जैक्टली हाँ, उस नीचे पॉइंट के ग्राउंड है। अबाउट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूम ही नहीं पाएगा, नीचे ग्राउंड है ना भाई, ग्राउंड जमीन को फाड़ के थोड़ी ना अंदर जाएगा, करेक्ट? तो क्यों नहीं होगा? वो क्या करेगा, मतलब वो किस में शिफ्ट हो जाएगा बताओ, थोड़ा बता सकते हो? अभी ये टॉर्क ज्यादा है आपका mg इंटू b/2, तो ये क्या बढ़ाएगा? देखो बॉडी इक्विलिब्रियम में रह रहा है, तो किसी कोई तो फोर्स बढ़ रहा है यहाँ पे, कौन सा फोर्स बढ़ रहा है? उसका mg वाला फोर्स बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, नॉर्मल बढ़ेगा, नॉर्मल। देखो mg वाला टॉर्क अगर आपका बढ़ रहा है, राइट, तो mg के साथ क्या बढ़ता है? नॉर्मल बढ़ता है। हाँ मतलब वेट बढ़ेगा, ये बोलना था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेट बढ़ेगा, बहुत सही। तो आपको पता चल गया कब टॉपल हो रहा है कब नहीं हो रहा है, करेक्ट? तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फिर आप क्या ही इजीली सॉल्व कर दोगे। एक क्वेश्चन पूछूं मैं, बताओ, हाँ डायरेक्ट सर, क्वेश्चन पूछिए। आएगा एग्जाम में, तो क्या आप कर सकोगे? कर सकेंगे भाई, क्यों नहीं कर सकेंगे? लेट्स से आपने नोट कर लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो नोट तो मैं भेज ही रहा हूँ, आफ्टर द क्लास भेज दूंगा, सो दैट आप ना एक काम कर, ठीक है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है चलो। लेट्स से एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये ब्लॉक है मेरे पास, ब्लॉक का मास m है, ओके। नाउ अभी मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया F, ऊपर नहीं लगाया, ठीक है, यहाँ पे लगाया F, लेकिन ये जो डिस्टेंस है इट इज स्मॉल h, दिस इज योर स्मॉल h डिस्टेंस। और अगर आप पूरा हाइट देखोगे तो पूरा हाइट है आपके पास कैपिटल H, और ये जो विड्थ है ये स्मॉल b। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को पूछा है व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर टॉपलिंग, पहला क्वेश्चन ये, कंडीशन फॉर टॉपलिंग, टॉपल होने के लिए क्या होना चाहिए? देयर आर 4 ऑप्शंस, चलो ऑप्शन छोड़ देते हैं, ट्राई करो आप कितना आ रहा है। सर fh is greater than mg b/2। FH should be greater than mg b/2, that's correct। oh sorry, mg by b क्यों लिखा है?
लेकिन इतना ही नहीं है, साथ में और एक कंडीशन चाहिए आपको। देखो ये मल्टी मोर देन वन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका और एक क्वेश्चन क्या, और एक क्या बोलते हैं उसको, कंडीशन क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज फिर आप गलत कर सकते हो। थोड़ा देख के बताओ ना मेरे को। लेट्स से वी हैव टू ऑप्शंस लाइक दिस, फोर ऑप्शन लाइक दिस। ए आपका है यही है, एफ एच इज ग्रेटर देन mg into b by 2. Your second option is fh is less than mg into b by 2. C में दिया है h should be greater than capital H by 2, और D में दिया है h should be less than capital। तो सर ऑप्शन सी। हाँ क्यों होगा C बताओ, AC is the answer। क्यों? क्योंकि स्मॉल एच अगर कैपिटल एच बाय 2 से कम होगा तो फिर मतलब वो होगा नहीं, मतलब रोटेट नहीं हो सकता। सॉरी, स्मॉल एच अगर कैपिटल एच बाय 2 से अगर छोटा होगा हाँ तो वो रोटेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो फोर्स फिर कौन सा ये प्रोड्यूस करेगा, टॉर्क, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपका जो सेंटर ऑफ मास है बाय द वे, mg इधर है, राइट, करेक्ट। अब बताओ ये जो h है, ये वर्टिकल हाइट क्या होगा, कैपिटल h बाई 2 mg का, और ये डिस्टेंस कितना होगा, b बाई 2। तो आप कौन से पॉइंट के अबाउट रोटेट करा रहे हो भाई, इस पॉइंट के अबाउट, जहां पे नॉर्मल इधर शिफ्ट हो गया और फ्रिक्शन यहीं से पास हो रहा है, तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो ही है। तो क्या h पे डिपेंड कर रहा है क्या वो, h कितना भी हो, क्या आपका वो ब्लॉक रोटेट करेगा या h पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल h और कैपिटल H में कुछ रिलेशन होना चाहिए क्या, बताओ। ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है, ये थोड़ा सोचो आप। सर स्मॉल एच जितना छोटा होता जाएगा उतना एफ एच कम होता जाएगा। स्मॉल h जितना छोटा होगा उतना वो एफ एच वाला जो टॉर्क है वो कम होता जाएगा, और अल्टीमेटली अगर एच एकदम जीरो ही हो गया तो स्मॉल एच, हाँ, तो फिर वो तो होगा ही नहीं। h एकदम जीरो हो गया, मतलब h अगर h बाई 2 से छोटा है तो होगा कि नहीं होगा, दैट्स माय क्वेश्चन। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि एग्जैक्टली इसमें वो वाला चैतन्य सही बोल रहा है भाई, ACD आंसर है, ACD इज योर आंसर। h पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? ये है ना क्वेश्चन। देखो फंस गए, मैंने आपको बताया तन्मय। देखो मैं टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट ले ही नहीं रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बॉडी घूमेगा ही नहीं यार। तो सेंटर ऑफ मास मतलब वो फोर्स को ऊपर करो या नीचे करो h बाई 2 से, इट डजंट मैटर, इट विल डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ फोर्स। जितना आपका फोर्स ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। देखो जितना फोर्स ज्यादा है, अगर आप h कमी होता है आपका, h आपने बहुत कम कर दिया, यहाँ पे कर दिया, देखो यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया, लेकिन आपके पास वो क्वांटिटी ऑफ फोर्स मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन mg इंटू बी बाई 2, तो क्या हो जाएगा, आपका टॉपल होगा। तो ACD आंसर है, समझ रहे हो आप, इट विल नॉट अफेक्ट। मेरे को बताओ क्या ये फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करता है? ये जो टॉपलिंग का कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि F इंटू एच शुड बी ग्रेटर देन mg इंटू ए बाई 2, तो क्या ये फ्रिक्शन पे भी डिपेंड करेगा? हाँ करेगा, क्यों? क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसको पीछे बैकवर्ड फोर्स नहीं होगा और वो टॉपल ही नहीं हो सकता, वो सीधे चले जाएगा। ये करी ना आपने बात, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो स्लाइड करेगा ना यार वो आगे आगे, फ्रिक्शन नहीं होगा तो टॉपल होगा ही नहीं। तो मेरे को बताओ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए। लेट्स से इफ आई हैव वन मोर क्वेश्चन लाइक, सिंपल ले लेते हैं, क्यूब है आपका जिसका हाइट भी a होता है
और विड्थ भी ये होता है, सब है, ये क्यूब है आपका, ठीक है। अब आपका आएगा मस्त क्वेश्चन। देखो मैंने फोर्स लगाया है, कितने डिस्टेंस पे लगाओ बताओ फोर्स? 3a/4 से। सपोज दिस डिस्टेंस इज योर 3a/4, इसका मास है mg, ठीक है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा पूछा है, व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? म्यू का रिलेशन क्या होगा? सो दैट बॉडी विल टॉपल, ओके। और ये कर सकते बॉडी विल नॉट टॉपल, बॉडी को आपको टॉपल नहीं कराना है भाई। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट बॉडी विल नॉट टॉपल? देखो करनी तो एक ही चीज है हमको, यू नो द फर्स्ट रिलेशन। बताओ बॉडी टॉपल नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए बताओ? FH point- should be less than mg/2. बहुत सही। F और H कितना है यहाँ पे? 3a/4। FH should be Less. less लेस देन mg into a/2। a/2. a/2। तो एक रिलेशन तो आ गया कि F should be less than 2mg/3। इज इट करेक्ट? ए कट कर दिया मैंने यहाँ पे, आ गया इक्वेशन नंबर 1। तो क्या मैं यहाँ पे कुछ यूज कर सकता हूँ क्या? इधर क्या होगा बताओ? फ्रिक्शन फोर्स होगा, ऊपर क्या होगा आपका? नॉर्मल रिएक्शन होगा, करेक्ट। तो व्हाट विल बी योर फ्रिक्शन फोर्स बताओ? बॉडी टॉपल नहीं कर रहा है, हाँ हाँ, करेक्ट। माय फ्रिक्शन फोर्स विल बी म्यू इनटू एन, और यहाँ पे एन कितना दिख रहा है आपको? वाई एक्सिस में बॉडी घूमने रहा है तो mg. बहुत सही। तो मैं ना एक क्रिटिकल केस लेता हूँ, क्रिटिकल केस। सो व्हाट इज अ क्रिटिकल केस ओवर हियर? कि भाई वो टॉपल भी नहीं कर रहा है और ट्रांसलेट भी नहीं कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में अभी अगर आप 4 0 लेते हो तो फोर्स किससे इक्वल हो जाएगा? एफ। एक्स एक्सिस में अगर मैं 4 0 लेता हूँ तो फोर्स किससे इक्वल Friction होगा? से. ओ यहाँ पे FR. मेरा था, ओके। फ्रिक्शन से इक्वल होगा, बहुत सही। तो क्या मैं फोर्स को डायरेक्ट म्यू एम जी लिख सकता हूँ? लिख ही सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? तो फोर्स को आपने लिया म्यू एम जी इज लेस देन 2/3 mg। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो जब भी आपका म्यू 2/3 से कम है तब टॉपल होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं दिया आपको, ना फोर्स दिया है ना लेंथ दिया है, बस बोला है कि क्यूब है, तो ए और बी सेम है बस यहाँ पे, दैट्स द डिफरेंस। लेकिन सीधा म्यू का लिमिटिंग वैल्यू पूछा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ म्यू? तो म्यू का लिमिटिंग वैल्यू क्या है? 2/3 से कम ही होना चाहिए, सो दैट बॉडी विल नॉट टॉपल। अगर 2/3 से ज्यादा है म्यू का वैल्यू तो क्या होगा बताओ? टॉपल होगा. टॉपल होगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ देने की जरूरत है क्या? ना आपको फोर्स चाहिए यहाँ पे, ना आपको लेंथ चाहिए, ना आपको मास चाहिए, कोई भी रिलेशन यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब कट कुटा हो रहा है। कुछ डाउट है तो बताओ। एग्जैक्टली स्टैटिक यू, करेक्ट। मैंने बॉडी को यहाँ पे ट्रांसलेट किया क्या आगे? देखो टॉपलिंग के दो केस हो सकते हैं, ये बहुत सही बोला। दिस शुड बी स्टैटिक फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट। स्टैटिक के दो केस टॉपलिंग नहीं होने के दो पॉसिबिलिटीज है। आइदर मेरा बॉडी ट्रांसलेट करेगा आगे, कट 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 आगे जाएगा स्लाइड करते हुए बिना टॉपलिंग के, बिना रोटेट हुए आगे जाएगा और वहीं पे खड़ा रहेगा। तो ये जो मैंने किया, वे क्या किया मैंने, वहीं पे खड़ा कराया,
दैट मीन्स ये जो म्यू का वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, करेक्ट। तो अगर वहां पे काइनेटिक बोला जाता है तो काइनेटिक हम निकाल नहीं सकते, करेक्ट, वो एफ पे डिपेंड करेगा। क्या बात कर दिया, बहुत से। तो इसको नोट करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है एडवांस में, मेंस में भी ये क्वेश्चन आया था ऊपर वाला, सॉरी ये एडवांस में आया था, ये में पता नहीं है मोर देन वन किधर आता है, मेंस आता है कि एडवांस में आता है? एडवांस में आता है। तो सबको माइकल जैक्सन पता है क्या? माइकल जैक्सन, हाँ सर। तो माइकल जैक्सन क्या करता था भाई? डांस। अरे मूनवॉक। बहुत सही, लेकिन अभी हम टॉपलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो माइकल जैक्सन ऐसा क्या कर सकता था जो हम नहीं कर सकते? बताओ। मून अच्छा, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, करेक्ट, ये बात भी सही है, लेकिन सपोज माइकल जैक्सन को आपने देखा होगा, वो ना एकदम ऐसे आगे आगे खड़ा हो जाता था, ये उसके पास क्या था फिर बताओ? मतलब क्या टैलेंट था उसका? टॉपल नहीं हो रहा था ना, आप अगर वैसा करोगे तो आप नीचे गिर जाओगे पैदल। बताओ भाई, ये अपना थोड़ा ड्राइंग का प्रॉब्लम है, नहीं तो मैं आपको बता देता सही से। ये क्या किया उसने, ये पूरा बॉडी का वेट जो है ना वो कहां पे चला गया उसका, बताओ? टोज के ऊपर। करेक्ट, तो उसके ऊपर मीन्स मतलब सेंटर ऑफ मास सामने की तरफ शिफ्ट हो गया। सामने की तरफ शिफ्ट हो गया, बहुत सही। तो सपोज जो भी आपका माइकल जैक्सन है, तो आप ऐसे करोगे तो क्या हो जाओगे बताओ? गिरेंगे। मून ये के आपका बल। सेंटर ऑफ, आप गिरोगे, लेकिन ये क्यों नहीं गिर रहा है? क्योंकि तो इसके पास क्या ज्यादा है? फ्रिक्शन। देखो, टॉपल होगा तो किस एक्सिस के अबाउट टॉपल होगा? अरे ये क्वेश्चन है आपके लिए यार, क्या कर, जैसे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लेट से कौन सा डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको? ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, तो ये सपोज एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये डिस्टेंस लेंगे, दिस डिस्टेंस इज योर ए, ओके, करेक्ट। नॉर्मल कहाँ पे लग रहा है? वहीं पे लग रहा है। फ्रिक्शन कहाँ पे लग रहा है? आगे के पीछे बताओ। अच्छा, मेरे को एक बताओ कि mg जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो कौन सा टॉर्क है? अरे भाई, ये तो आप बता ही सकते हो, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज टॉर्क है, बहुत सही। तो इस क्लॉकवाइज टॉर्क को कैंसिल करने के लिए दूसरा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आना चाहिए, अदरवाइज हम तो नीचे गिर जाएंगे भाई। देखो, हम खड़े इसलिए रहते हैं क्योंकि आप सीधे खड़े हो, राइट? आप सीधे खड़े हो तो आपका mg जो फोर्स है वो डायरेक्टली नीचे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट के अबाउट ही। तो mg कुछ टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो दूसरा भी फोर्स कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो आराम से आप चल लेते हो। लेकिन आपने दोनों पैरों को, देखो ऐसे भी नहीं एक पैर आगे रख दिया, एक पैर पीछे रख दिया, दोनों पैरों को आप पीछे लेके गए और सामने लीन हो गए, तो फिर mg के टॉर्क की वजह से तो नीचे गिरना ही चाहिए आपको। तो यहाँ पे माइकल जैक्सन क्यों नहीं नीचे गिर रहा है? जल्दी जल्दी बता यार, टॉपलिंग वाला केस है। कोई तो ऐसा फोर्स होना चाहिए जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में mg को कैंसिल कर रहा है, टॉर्क को। दिख रहा है क्या आपको, बताओ? नॉर्मल। नॉर्मल तो वो उसी पॉइंट के अबाउट है ना,
उसने अगर मैंने यहाँ पे सोचा कि भाई वो जो नॉर्मल रिएक्शन है वो तो जहाँ पे आपने शूज को रखा है या फिर शूज ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है वहीं पे तो नॉर्मल रहेगा और वही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। थोड़ा लगा तो है सर आप अपोजिंग फोर्स तो सिर्फ फ्रिक्शन ही है यहाँ पर। मैन स्टैंडिंग ऑन रिलेटिव जीरो एक्सेलरेटेड ग्राउंड। अरे बट दिस इज द रियल केस नो, आइडियल केस थोड़ी है, आइडियल केस नहीं है ना यार ये। सर तो फिर फ्रिक्शन ही बचा है। बहुत सही। तो फ्रिक्शन भी कहाँ पे लगता है? फ्रिक्शन कौन सा फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स है, तो वो भी जहाँ पे बॉडी कांटेक्ट में वहीं पे लगेगा, इधर लेफ्ट साइड लगेगा या फिर राइट साइड लगेगा। तो कांटेक्ट अगर मैं उस पॉइंट के अबाउट लूं तो वो तो फिर से क्या है कोई टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। टेक्निक तो नहीं है यहाँ पे कोई, शूज में कुछ तो है यार, कुछ आप सोचोगे नहीं तो नहीं पता चलेगा, मैं बता एडिडास दूंगा। के शूज है। हाँ सॉरी, नहीं सर वो तो एक ही आखिरी फोर्स था, तो फिर और कौन सा फोर्स होगा? बॉयंसी वगैरह नहीं, तो हाँ वो तो नहीं लगेगा। नहीं एयर लगेगा। बॉयंसी वगैरह बहुत नहीं, सही। वो उतना पावरफुल नहीं है वो उसको पीछे ढकलने को। अच्छा अच्छा, सर बेसिकली कहानी तो फ्रिक्शन के अराउंड ही है ना। हाँ फ्रिक्शन नॉर्मल का ही है और शूज का थोड़ा सा यहाँ पे, तो आपको थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। शूज बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्वालिटी के होंगे शायद। क्वालिटी तो है भाई शूज में बहुत ज्यादा नॉर्मल सर शूज में जो वो ग्रूव्स होते हैं ना, वो नॉर्मल। बैक। हाँ सॉरी, हेलो सर, हाँ हाँ वो शूज में जो ग्रूव्स होते हैं ना हाँ। उसके बॉटम सरफेस पे, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे ताकि फ्रिक्शन उल्टा लगे, ऐसा कुछ। अच्छा बट फ्रिक्शन उल्टा भी लगेगा तो भी चलो, मैं राइट हैंड के वजह निकाल के, अरे मैं एक ही क्यों हटाया, लेफ्ट साइड लगा दिया, सपोज इधर लगा दिया, लेकिन वो भी तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा ना। मेरे को टॉर्क निकालना है। देखो एक टॉर्क, देखो नेट फोर्स तो मैं जीरो कर लूंगा, ये mg इज इक्वल्स टू नॉर्मल करके y एक्सिस फोर्स जीरो हो गया, और फ्रिक्शन को किसी और फोर्स से इक्वेट करके उसको भी जीरो कर दे। तो कोई और फोर्स आ रहा है क्या आपको बताओ? फ्रिक्शन, नहीं सोचो सोचो, और कोई फोर्स आता है या फिर फ्रिक्शन नॉर्मल में ही है कुछ? हाँ, आप क्या बोल रहे हो? टॉर्क ऑफ n एंड f विल बी सेम टेकिंग सेंटर ऑफ मास अबाउट, करेक्ट। अगर आप सेंटर ऑफ मास पे एक्सिस लेते हो तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉर्क सेम होगा, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो जीरो हो जाएगा। तो बॉडी सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो क्या नहीं कर रही है बताओ? रोटेट नहीं कर रही है, जो कि आप सच बता रहे हो। माइकल जैक्सन ऐसे पेट के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है वो, लेकिन बॉडी इस एक्सिस के अबाउट तो रोटेट कर सकती है ना। मैंने जो बोला था, इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम दैट मीन्स your net torque about any axis or any point will be zero about any point। तो आपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो जीरो कर दिया, लेकिन पॉइंट वन के अबाउट जो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है उसका जीरो क्यों नहीं हो पा रहा है यहाँ पे? तो क्या आप सोच के आओगे इसको? थोड़ा सोचो, क्योंकि मैं बता दूंगा तो हो जाएगा, अरे इतना इजी था वो वाला। एटलीस्ट आप थोड़ा इसमें रिसर्च करोगे, थोड़ा सोचोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कैसे करता है। आपको लगता है कि मेरे को आता है एनएलएम, लेकिन अगर मैं ये वाला केस दे दूं, ये आपका वॉल है, ठीक है, तो बताओ इस पे नॉर्मल रिएक्शन किधर अप्लाई होगा? ऊपर की नहीं, ऊपर की किधर? इस वाले पॉइंट वन पे किधर होगा बताओ? इस रॉड पे एंड पॉइंट पे, यहाँ पे और यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल होता है n1 ऊपर, और यहाँ पे नॉर्मल किधर होता है अब? लेफ्ट साइड में। नहीं ना, वही तो, यहाँ पे नॉर्मल होता है n2 यहाँ। सर आप ये- बार बार शूज का बोल रहे थे ना, हाँ
तो माइकल जैक्सन के शूज में मे बी उसका जो बैक हील होता है उधर इंक्लाइन टाइप कुछ होगा। बहुत सही, इंक्लाइन टाइप होगा। तो उससे क्या होगा, ये आपने सही चीज बताया, शूज में आते फिर नॉर्मल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फिर। इधर गया रे वाइट, हाँ बहुत सही बताया आपने। उसके शूज छोड़ो ना, यहाँ पे इंक्लाइंड होगा, ओके ये बताया आपने, बहुत सही। फिर इससे क्या फर्क होगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब उसके शूज कैसे है, मैं डायग्राम में कैसे दिखाऊं यार, किसी को आता है क्या बनाना, बताओ कोई है क्या इधर चित्रकार, आता है क्या किसी को? इतना लेट करोगे? देखो इसका शूज का शेप ऐसे होना चाहिए इंक्लाइन में, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है ना वो ऐसा है, ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, बहुत सही, आप थोड़ा जा रहे हो उसमें, अब बताओ। इस टाइप के शूज होते थे उसके, इसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल किधर लगा बोला आपने? हम्म, तब आपने जो मैं पहले डायग्राम में नॉर्मल को सीधा निकाला, अभी सीधा तो नहीं होगा, अभी कौन बहुत से सही, साइड में होगा वो देखना पड़ेगा। बहुत सही, सीधा नहीं होगा, इंक्लाइन में होगा। जैसे यहाँ पे मैं रॉड निकाला है, देखो अल्दो आपका सरफेस लीनियर है, मैंने क्या बोला है कि भाई नॉर्मल रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ये पीछे वाला सरफेस क्या है आपका, वाई एक्सिस, तो नॉर्मल कहाँ पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे सरफेस आपका एक्स एक्सिस है तो नॉर्मल वाई एक्सिस में, सरफेस आपका वाई एक्सिस में तो नॉर्मल एक्स एक्सिस में, जो कि करेक्ट भी है। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है डायग्राम में, दोनों डायग्राम में देखो, उसमें रॉड एक्सिस के ऊपर भी गया है, मतलब और एक्सटेंड हो रहा है। हाँ बहुत सही। तो उससे क्या फर्क पड़ा, उसकी वजह से होता क्या है ना कि जो आपका सरफेस है वो क्या बन जाता है, इंक्लाइन। अगर आपका बॉडी या फिर एक पर्टिकुलर रॉड अगर सरफेस के ऊपर चला गया, मतलब अभी डोमिनेंट क्या कर रहा है, जैसे एकदम डीप पे में चले जाओ, डीप, ये आपका है, ठीक है। तो अभी सरफेस तो ये हो गया ना आपका पूरा का पूरा, तो भी नॉर्मल ऐसे एक्ट किया। लेकिन इस केस में ओनली आप देखो कि एक ही एंड जो है ये इसके कांटेक्ट में, करेक्ट। यहाँ पे जो एंड कांटेक्ट में है ना, उसका अगर मैं डायग्राम निकालता हूँ तो क्या आएगा, इस प्लेन के कांटेक्ट में। लेकिन यहाँ पे ये जो कांटेक्ट है वो इस प्लेन के कांटेक्ट में, तो यहाँ पे N2 इधर आया। तो इसमें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, बताओ। नॉर्मल शुड बी करेक्ट, करेक्ट, सही वे में जा रहे हैं हम। देखो मतलब आगे लीन करके थोड़ा देर रुकता भी है, दैट मीन्स इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन हो रहा है। चैतन्य समझ रहे हो आप, या तो इसको करके आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखो मैंने आपको हिंट बता दी, इस रॉड से कुछ हिंट ले लो और शूज का हिंट ले लो, तो आपको सर ना पर इस, उससे तो नॉर्मल जो है वो थोड़ा स्लैंट राइट साइड पे लगेगा, पर उससे फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, क्योंकि वो भी ये क्लॉकवाइज रोटेट क्लॉकवाइज ही हो रहा है उसका भी टॉर्क नॉर्मल नॉर्मल का के यहाँ टॉर्क पे। तो आ ही नहीं रहा है ना, अगर अरे हाँ नॉर्मल तो एक्स, हाँ पॉइंट पे, अच्छा हाँ हाँ समझ गया। तो आप नॉर्मल अब किधर शिफ्ट होगा, करेक्ट, ये आपको देखना है। और फ्रिक्शन कैसे आएगा, फ्रिक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल बाय द वे। इन दिस पर्टिकुलर केस अगर ये नॉर्मल है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इधर, अलोंग द रॉड। अलोंग द रॉड, इधर नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा। इस पर्टिकुलर केस में फ्रिक्शन किधर आएगा, नीचे या फिर ऊपर, मतलब कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द,
नॉर्मल रिएक्शन, करेक्ट। तो देखो टॉपलिंग वाला केस मैंने कर दिया है। अब क्या, एक एक चीज बताओगे आप। अभी मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया भाई, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, लेकिन मैंने इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया एक पर्टिकुलर मास। और अभी मैं इसको छोड़ रहा हूं, क्यों भैया, ठीक है, साइड लेंथ सब ए ए ए ए ए ए ए, ओके। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर टॉपलिंग, बताओ। इस केस में टॉपलिंग का कंडीशन क्या होगा, सब ए ए ए ए ए क्यूब है बेसिक। कंडीशन फॉर टॉपलिंग, निकालेंगे, सही है, सारे फोर्स निकालेंगे, निकालो भाई सारे फोर्स, फ्रिक्शन विक्शन सब किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट ही होगा यहाँ पे। अगर टॉपल करना है तो इस पॉइंट के अबाउट ही टॉपल करेगा वो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे, सारे हम केसेस लेंगे, इंक्लाइन प्लेन में भी रखते हैं। थीटा इक्वल्स टू 45, ओके। और क्या आ रहा है भाई, इधर फोर्स कितना है बाय द वे, mg sin थीटा। mg sin थीटा। इधर फोर्स कितना है, mg cos थीटा। mg cos थीटा। नॉर्मल कहाँ पे है, यहाँ पे, mg cos थीटा के ऊपर, हाँ अच्छा हाँ नॉट mg वहाँ cos पे। थीटा के, जो नहीं हमारा, पर हाँ, हाँ वो जो टॉपलिंग के यहाँ। ओनली कांटेक्ट के अबाउट जो लेंगे उसको थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं। और फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे। अभी तक कोई डाउट नहीं है हमको। अभी टॉपल होना है, टॉपल होना है तो क्या होना चाहिए, कौन सा टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन किसका टॉर्क, बताओ। mg sin थीटा का टॉर्क ज्यादा होना चाहिए। mg sin थीटा का टॉर्क क्या होगा अबाउट दिस पॉइंट, mg sin थीटा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका, a/2। a/2 a/2 कौन सा, क्लॉकवाइज का एंटी क्लॉकवाइज भाई, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। दिस शुड बी ग्रेटर देन विच टॉर्क, विच टॉर्क, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो इस पॉइंट में से पास कर रहा है ना, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है, फिर mg cos थीटा। करेक्ट। और mg cos थीटा का टॉर्क देखोगे तो कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। mg sin थीटा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, mg cos थीटा एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो आपने थीटा इक्वल्स टू 45 बोला तो सही, जो कि सही है, लेकिन क्या, यहाँ पे थीटा इज ग्रेटर देन 45 आंसर है आपका। सही बोल रहा हूं मैं, चैतन्य बताओ। mg कैंसल, a/2 हाँ सर, a/2, tan थीटा ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन 45 डिग्री। बहुत सही। थीटा शुड बी ग्रेटर देन tan इनवर्स ऑफ 1 व्हिच इज 45 डिग्री। तो अगर आपका थीटा 45 से बड़ा नहीं होगा तो बॉडी टॉपल करेगा क्या, नहीं नहीं करेगा। और अगर मेरे को स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है तो वो क्या होगा बताओ, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ए 1 पॉइंट के अबाउट ले रहा हूं मैं, 0.1 के अबाउट टॉर्क लेना है मेरे को, ये पॉइंट है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिर ये जो mg sin थीटा फोर्स था उसके लिए मैंने देखा कि भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, विच इज a/2 आया। फिर क्या था हमारा दूसरा फोर्स, mg cos थीटा था, उसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अगेन a/2। तो एक कर रहा है क्लॉकवाइज, एक कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। इक्वल्स टू मत बोलो ना यार, स्टैटिक कोएफिशिएंट एक वैल्यू तो नहीं आएगा,
ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला कुछ आएगा. इज इट करेक्ट? mg sin थीटा किससे इक्वल होगा बताओ? फ्रिक्शन के. स्टैटिक में Friction. फ्रिक्शन से. mg sin थीटा को मैं किससे इक्वल लिख सकता हूँ? फ्रिक्शन के इक्वल. और फ्रिक्शन को क्या लिख सकता हूँ? म्यू इनटू And mg cos थीटा. करेक्ट. mg cos थीटा. बहुत सही. हाँ तो न्यू ग्रेटर देन tan थीटा हो जाएगा. बहुत सही. तो यहाँ पे mg sin थीटा की जगह पे अगर मैं डाल देता हूँ म्यू mg cos थीटा इज ग्रेटर देन mg cos थीटा. कट कट. करेक्ट. तो कुछ नहीं आ रहा है. नॉट. ओ सॉरी, साइन है क्या उधर? ओ माय. mg sin थीटा इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा ना. सही तो किया. म्यू इज ग्रेटर देन 1 ओनली. स्टैटिक फ्रिक्शन आपका क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बस. tan नहीं थीटा sir. क्यों नहीं आ रहा? mu mg cos Sir, theta one is कैसे equal to हुआ? mg sin theta. Cos देखो theta. mg sin थीटा को मैंने क्या पुट किया है? म्यू mg cos थीटा इस इक्वेशन में. बेसिक इक्वेशन तो हमारा वही है ना. और राइट साइड में भी क्या है? mg cos थीटा. mg cos थीटा कट हो जाएगा. सर नहीं, पर आपने इक्वेट तो mg sin थीटा इक्वल्स टू न्यू mg cos थीटा किया ना. नहीं तो मेरे को वैल्यू आ गया ना. mg sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? म्यू mg cos थीटा लिख सकता हूँ ना स्टैटिक वाले केस में. इज इट करेक्ट और नॉट? देखो आपने बोला कि नॉर्मल रिएक्शन आपका इक्वल होगा mg cos थीटा से, जो कि सही है. और mg sin थीटा फ्रिक्शन से इक्वल होगा, मतलब म्यू इनटू नॉर्मल से इक्वल होगा. तो मेरा mg sin थीटा इक्वल आएगा किससे? म्यू mg cos थीटा से. कब? जब बॉडी किस में? रेस्ट में. यहाँ पे रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बॉडी जब रेस्ट में, स्टैटिक फ्रिक्शन. करेक्ट. तो ये पर्टिकुलर mg sin थीटा का वैल्यू अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो आपको क्या आएगा? चैतन्य बताओ क्या गलत किया आपने? tan थीटा कैसे आया? नहीं, tan थीटा तो नहीं आना चाहिए. अच्छा आप ऐसे बोल रहे हो ओनली इसको इक्वल करेंगे तो. ओ तो उसके लिए तो कंडीशन ही आ गई ना, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा ओनली. राइट. तो आपको पता है थीटा 45 tan से theta ज्यादा greater चाहिए than 1. तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन 1. बहुत सही. tan थीटा भी अगर आप बोल रहे हो थीटा का, तो मैंने कंडीशन निकाल दिया ना. इसमें तो पुट करना पड़ेगा आपको. नहीं तो क्या टॉपलिंग का कॉन्सेप्ट का क्या यूज है? कुछ भी नहीं है. करेक्ट. हाँ हाँ. अभी देखो एक चीज मेरे को बताओ भाई, टॉपल तो आपने कर लिया. टॉपल कर भी लेगा. टॉपलिंग के लिए मैंने कंडीशन निकाल दी यहाँ पे. लेकिन लेकिन टॉपल करेगा तो उसके पास क्या क्या आएगा? कोई भी बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसके पास क्या क्या आएगा बताओ. ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है अभी. तो क्या है उसके पास? जैसे बॉडी अगर ट्रांसलेट कर रहा है तो उसके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन. तो इसके पास क्या होगा अभी? विच एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर. फिर से हम रोटेशनल में आएंगे. रोटेशनल में एंगुलर एक्सेलरेशन होता है. और क्या होगा? ओमेगा मींस एंगुलर वेलोसिटी. विच इज ओमेगा. तो भाई अब अल्फा निकालना है मेरे को बहुत डेस्परेटली. तो अगर आपको फोर्स से एक्सेलरेशन निकालना है तो आप क्या यूज करते हो बताओ? F इक्वल्स टू ma. सेकेंड लॉ. न्यूटन का सेकेंड लॉ यूज करते हैं. तो हम देखेंगे अब न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर रोटेशनल
मोशन, RM लिख देता हूं मैं वहां पे। तो क्या है न्यूटन का सेकेंड लॉ, क्या बोल रहा है भाई न्यूटन? तो न्यूटन ने फोर्स की रिस्पेक्ट क्या बोला था कि चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो आया था आपको मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जैसे ट्रांसलेशन में फोर्स होता है, रोटेशनल में क्या होता है, बताओ भाई। जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में आपके पास फोर्स है, तो रोटेशनल में क्या आएगा, टॉर्क आएगा। बहुत सही। ट्रांसलेशनल में आपके पास मास है, तो रोटेशनल में क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेशनल में आपके पास एक्सेलरेशन है ट्रांसलेशनल, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस विल बी योर सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन। टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। ये तो मैंने ना आपको डायरेक्ट बताया। अब इसका प्रूफ कैसे होता है, लेट्स से एक मास है हमारे पास, इस पे मैंने इधर फोर्स लगाया टेंजेंशियल, करेक्ट। तो बताओ इसमें टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा, इस पॉइंट के अबाउट, ओरिजिन के अबाउट। उस फोर्स का टॉर्क कितना होगा भाई, अरे अरे, इस मास पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, तो टॉर्क कितना होना चाहिए, बताओ। दिस इज F into R perpendicular। एग्जैक्टली, आर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, आर ही है ओनली। तो क्या मैं यहाँ पे आर इंटू एफ लिख सकता हूं, अबाउट दिस पॉइंट ओरिजिन लिख सकता हूं। यही तो कर रहे हैं हम बार 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 बार, यही तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम पॉइंट मास की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे फोर्स क्या होगा उस पॉइंट मास के लिए, फोर्स विल बी व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत सही। तो क्या मैं यहाँ पे फोर्स का वैल्यू मास इनटू एक्सेलरेशन डाल दूं, डाल देता हूं, ठीक है, डाला। अब मेरे को बताओ एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है इन इस पर्टिकुलर केस। जैसे इसका एक्सेलरेशन होगा इधर ए, और एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इधर अल्फा। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में आपने किया होगा, क्या होता है बताओ। A equals to R alpha। बहुत से, बहुत से। Here linear acceleration is equals to R alpha। तो क्या मैं फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इस पे डाल दिया, फिर आर अल्फा यहाँ पे डाल सकता हूँ, आर इंटू एम इंटू आर अल्फा। दिस विल बी योर टॉर्क। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अल्फा। तो अब मेरे को बताओ वो पॉइंट मास जो है, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एक्सिस मतलब कौन सा, ओ पॉइंट में से पास हो रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, अबाउट पॉइंट ओ, बताओ। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, mr square। एम आर स्क्वायर। बहुत सही। तो सिंपली दिस विल बी योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो सेकेंड लॉ जो था हमारा, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और जो टॉर्क का डेफिनेशन था, इसका यूज करके मैंने टॉ इज इक्वल्स टू आई अल्फा क्या किया है, प्रूफ किया है। इसको ऐसे 10 स्टार बना दो चाहिए, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। तो जब भी आपको टॉर्क दिख रहा है तो यू कैन राइट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। पहले क्या करते थे, जब भी फोर्स फोर्स दिखता था तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इट। ये पॉइंट मास के लिए मैंने कैलकुलेट किया।
हाँ, वेयर इज आइज मोमेंट ऑफ, तो टॉर्क का यूनिट तो वही रहेगा, यूनिट विल बी न्यूटन पर न्यूटन इंटू मीटर्स। ओके, हाँ हाँ सही बोल रहे हो। सर इसका तो बाहर सेंट्रीफ्यूगल भी लगेगा ना फिर फोर्स? नहीं, एक्सिस ऑफ क्योंकि रोटेशन का इसमें परपेंडिकुलर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर नहीं है, डिस्टेंस परपेंडिकुलर है यहाँ पे जो लिया है मैंने, और हमेशा नहीं होगा यार, ये समझने के लिए बताया मैंने, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके सर। कुछ भी हो सकता है भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर्स। इस केस में मैंने लिया है सो दैट आपको प्रूफ समझ में आ जाए, नहीं तो फिर से एफ साइन थीटा एफ कॉस थीटा लेना पड़ता आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ता, उससे अच्छा सीधा परपेंडिकुलर फोर्स ही ले लो उस रेडियस के या फिर वो डिस्टेंस के। ठीक है चैतन्य, बताओ, ऐसे कभी नहीं होता है। करेक्ट, तो इसके रिस्पेक्ट क्या आप सिंपल एक क्वेश्चन कर सकते हो मेरे लिए, लेट्स से ये रॉड है, रॉड को मैंने एंड पॉइंट पे फिक्स किया है, इस पे फिक्स किया है। ओके, और ना मैं बाहर से रॉड को घुमा रहा हूं, अभी कहां पे फोर्स अप्लाई करूं बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, सेंटर ऑफ नहीं, यहाँ पे करते चलो, इस एंड पे मैंने एफ फोर्स अप्लाई किया इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसका लेंथ है एल, ये आपका सेंटर ऑफ मास है, रॉड का भी एक मास होगा, स्मॉल एम ले लो रॉड के मास को। यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, तो किस पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा भाई, इसके अबाउट रोटेट होगा, राइट। In this particular case, if I apply constant force along the end at the end of the rod, right, in vertical direction, तो इस particular instant पे आपको अल्फा निकालना है, कैलकुलेट अल्फा फॉर दिस इंस्टेंट। अब आपको पता चलेगा कि मैं इंस्टेंट क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में अल्फा कितना होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी व्हाट। तो सबसे पहले मेरा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, अल्फा अल्फा पूछा रहता है, तो व्हाट आई कैन डू, आई नीड टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट, अबाउट विच एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट पूरा रॉड रोटेट हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट क्या आएगा बताओ जल्दी। मोमेंट ऑफ ml square by 2। क्या बात कर रहे हो, ml स्क्वायर बाय 3, बहुत सही, ml स्क्वायर बाय 3 होता है एंड के अबाउट, हाँ सॉरी ml square, हाँ हाँ सर। ml स्क्वायर अपॉन 3, देन यू नीड टू कैलकुलेट द टॉर्क, टॉर्क कैलकुलेट करना है आपको, नेट टॉर्क क्या होगा। तो कौन कौन से फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं पहले तो आप बता सकते हो, देयर आर टू फोर्सेस, वन इज mg एंड अनदर वन इज f। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि f का टॉर्क ज्यादा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है, ऐसे आप अज्यूम कर लो सपोज, तो एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव लेते हो तो f का टॉर्क कितना आएगा बताओ, f फोर्स का टॉर्क कितना आएगा अबाउट दिस o पॉइंट, f इंटू एल। एल, बहुत सही, विच इज पॉजिटिव। वाई पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहा हूं। फिर mg का टॉर्क क्या आएगा अभी, mg/2 पॉजिटिव और माइनस, प्लस करेंगे कि माइनस माइनस करेंगे, माइनस करेंगे माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि वो क्लॉकवाइज है। बहुत सही, mg इंटू l/2 क्यों लिया, क्योंकि दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर mg फोर्स, इज इट करेक्ट। और नेट टॉर्क को मैं क्या लिखता हूं हमेशा, आई अल्फा, कौन बोला है मेरे को, न्यूटन बोला है, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
एफ एल माइनस एम जी एल बाय, और आई क्या है आपका एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू एफ एल माइनस एम जी एल बाय। तो अल्फा कितना आया भाई? माय गॉड, एफ 3f अपॉन एम एल माइनस एम एम कैंसल, एक एक एल कैंसल, एक एल नीचे आएगा, 3/2 जी बाय एल। ये अल्फा आएगा कि नहीं बताओ? कुछ किया नहीं मैंने, पूरी जो चीजें मैंने स्टार्टिंग से पढ़ी, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, तो बॉडी जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उस एक्सिस के अबाउट सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को उतना स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो सकती है। उसके बाद मैंने क्या किया, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई नो न्यूटन सेकंड लॉ, नेट टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, लेकिन किसी भी एक सेंस पे लेना पड़ेगा। आपने एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इज इक्वल्स टू आई अल्फा किया है सिंपली, करेक्ट। तो क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दूं अभी, बताओ? क्या मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं अभी? दे सकता हूं भाई, क्यों नहीं दे सकता? अभी जो अपना क्यूब रोटेट हो रहा था ना, क्यूब, तो क्यूब का एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? क्यूब में टॉपलिंग हो रहा है सपोज, देखो वही क्वेश्चन में बार बार आ गए। क्यूब का सारे साइड ए है, क्यूब का मास इज mg, इट इज टॉपलिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ओके। और ले लो f जो एंड पॉइंट पे लग रहा है, एक पर्टिकुलर एंड पे। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप इसको समझो, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब आपको सबसे पहले क्यूब का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है, बाकी तो आप कर लोगे। क्या होगा बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई नॉट, दैट्स द क्वेश्चन। इसका मास अगर m है, ए अगर साइड लेंथ है, तो आई आ गया तो फिर तो इजी है, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा कर देंगे। टॉर्क आपको पता है एफ इंटू ए, ओके। राइट राइट, सही बोल रहे हो आप। माइनस एम जी इंटू ए बाई 2, दिस विल बी योर नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो मेरे को आई नॉट बताओ यार, टॉर्क तो आ जाएगा। इसके बाद आप इसको आई अल्फा लिखोगे ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो आई नॉट क्या होगा? ये मैंने क्लास में प्रूव करके दिया था बाय द वे। ml स्क्वायर बाय 12। ना 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 ना, 2/3 ml स्क्वायर, बहुत सही। देखो सलोनी को पता है, सॉरी हाँ चैतन्य को पता है, सलोनी को भी पता है, सबको पता है 2/3 ma स्क्वायर होता है। बहुत सही। देखो अब यूज हो रहा है कि नहीं? ये अगर आपका क्यूब है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूं मैं, ऐसे रोटेट हो रहा है ना इस एक्सिस को, तो इट इज 2/3 ma स्क्वायर। ये हमने स्टेप बाय स्टेप प्रूफ किया था। तन्मय आप क्लास में थे क्या उस टाइम पे, बताओ? नहीं था सर। दैट्स व्हाई। नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, f into a clockwise o पॉइंट के अबाउट mg into a/2 एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू 2/3 ma स्क्वायर विच इज योर i इंटू अल्फा। तो यहाँ से आपको अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा निकालना इज नॉट डिफिकल्ट टास्क, अल्फा बहुत इजीली निकल जाएगा आपका। डिफिकल्ट टास्क क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और आपको वो देखना है कि भाई किस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। और उसके बाद और एक डिफिकल्ट टास्क है कि नेट टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है। करेक्ट, बहुत सही। तो चलो इतना ही करते हैं। और टॉर्क वाला जो अभी
टॉर्क वाला आई गेस मैंने ऑलमोस्ट बता दिया। हाँ चैतन्य क्या बोल रहे हो आप? टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, तो व्हाई डोंट वी राइट इट हैज वर्क डन। अरे 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 देखो भाई, दो इंसान है, ठीक है? कौन दो इंसान है बताओ? एक तन्मय है सपोज, और दूसरा कोई भी है, ठीक है? दोनों अगर 12th स्टैंडर्ड में है, तो जरूरी है दोनों का नाम सही होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो डायमेंशनली फॉर्मूला सही होना और कॉन्सेप्ट भी सेम होना, ये सेम नहीं हो सकता है हमेशा। जब आप बोलते हो कि भाई टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर है, ठीक है, और वर्क डन का भी यूनिट न्यूटन मीटर है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, डायमेंशनल। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर सेम होगा तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा सेम होगी क्या? टॉर्क और वर्क डन क्यों सेम नहीं होगा बताओ? क्योंकि यार टॉर्क और वर्क डन का डेफिनेशन अलग अलग है, राइट? जैसे एक फोर्स होता है, ठीक है, फोर्स का मैं यूनिट लेता हूं न्यूटन, मतलब क्या है वो? केजी मास है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, ठीक है? तो क्या मैं ऐसा कभी कर रहा हूं क्या जिंदगी में कि भाई मेरे को अगर फोर्स निकालना है तो मैंने क्या किया, मास मेरे को पता था 5 kg मास है भाई, 5 kg किया, राइट? डिस्टेंस मेरे को पता था 4 मीटर गया भाई वो, तो मल्टीप्लाई बाय 4 मीटर किया, और टाइम मेरे को पता था 20, तो 20 का मैंने स्क्वायर कर दिया। तो ऐसा मैं करता हूँ क्या बताओ फोर्स कैलकुलेट करने के लिए? नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ? क्योंकि मेरे को पता है कि उसका यूनिट न्यूटन है, जो कि केजी मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर से, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सही है। मैं ऐसे नहीं लिख दूंगा कि भाई मेरा फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम का स्क्वायर, दिस इज रॉन्ग। मास इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम का स्क्वायर भी सेम डायमेंशन देता है एज लाइक फोर्स, राइट? तो डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने से फिजिकल क्वांटिटी सेम नहीं हो जाती है। अगर दो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं, तो दोनों का नाम सेम नहीं होगा, दोनों को सेम मार्क्स नहीं आएंगे, राइट? उनकी बस एक चीज सिमिलर है, डेफिनेशन तो अलग अलग है दोनों का। देयर आर टू अलग अलग क्वांटिटीज, डायमेंशनल फॉर्मूला एक अलग चीज होती है और एक्चुअल फॉर्मूला अलग चीज होती है, ठीक है? ओके ओके, स्टॉप हियर, स्टॉप हियर। आपकी क्लास है क्या इसके बाद? इतना क्यों घाई घाई कर रहे हो भाई? नहीं सर, क्लास नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, स्टिल यहाँ पे रुकते हैं अपन, और मैं टॉर्क का आपको ट्यूटोरियल सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? टॉर्क का सबने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कर ही लिया होगा, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ओके ओके, चलो चलो, इतना ही करते हैं आज के लिए। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय सर। बाय। बाय सर।